मटर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स। इस पुस्तक का हम पिछली कुछ विगत कक्षाओं में से अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक जो पश्चिमी जगत के जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी राजव्यवस्था पर अपने जो विचार व्यक्त किए, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर जो विचार व्यक्त किए, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उनके वो तत्कालीन परिस्थितियों में जो उत्पन्न समस्याएं थी राज्य व्यवस्था संबंधित, उसके बारे में अध्ययन कराती हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस कोरोना महामारी में हमारी क्लासें नहीं हो पा रही हैं, उसके चलते हुए इस प्रकार वीडियो बनाए हैं कि आप वीडियो देख भी सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं उस समय हमारे पास लिखित में कुछ सामग्री होनी चाहिए जिसको हम दोहरा सकते हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले हम उनको दोहरा लेते हैं, नोट्सों को, पॉइंट्स को दोहराते हैं, तो जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम वो चीज़ लिख सकें। ऐसी व्यवस्था के साथ में मैंने वीडियो बनाए हैं और आप साथ साथ में उतार भी सकते हैं। एक बार सुन लें फिर उतार लें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आज हम बात करते हैं हाब्स का व्यक्तिवाद। जो थॉमस हाब्स हैं, इनके पिछली कक्षा में इनके बारे में हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की थी। सामाजिक समझौता सिद्धांत में इन्होंने बताया कि राज्य की व्यवस्था एक सामाजिक समझौते के आधार पर समझौता इस प्रकार हुआ है कि एक व्यक्ति और एक व्यक्तियों का समूह सब मिलकर ये कहते हैं कि मैं अपने जो अधिकार हैं, जो जीवन जीने का जो अधिकार है, वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, इस लेवायथन को देता हूँ, या अपने सारे अधिकार मैं इस लेवायथन को देता हूँ। इस प्रकार निरंकुश शासन की स्थापना होती है। आज हम बात कर रहे हैं हाब्स का व्यक्तिवाद कि जो भी समझौता हुआ उसके बाद जो राज्य बना, उस राज्य में व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है हाब्स। वो कैसे? हर्मन का कथन है, एक थिंकर है हर्मन, वो लिखते हैं, यद्यपि हाब्स उन प्रतिबंधों को स्वीकार करता है जिन्हें संप्रभु व्यक्ति पर आरोपित कर सकता है। संप्रभु यहाँ कौन है? लेवायथन। यद्यपि उसके सिद्धांत में व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मौजूद हैं। दूसरे थिंकर कौन है? सेबाइन। सेबाइन जो थिंकर हैं वो काफ़ी जो थिंकर्स हैं उनके बारे में लिखते हैं, प्रोफेसर रहे हैं अच्छे।
उनके अनुसार कहा गया है कि लाक का पूर्वगामी होने के चलते हाब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है जिसके दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। सेवाइन कहते हैं कि हाब्स लाक से पहले आए थे, परंतु लाक हाब्स ने व्यक्तिवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वेपर लिखते हैं, सबसे बड़ी निरपेक्षतावादी के रूप में प्राय चित्रित हाब्स राजनीतिक चिंतन के इतिहास में शायद ही सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। वेपर कहते हैं कि सबसे बड़ा व्यक्तिवादी यदि किसी को कहा जाए तो वो कौन है? हाब्स से ही होगा। जब हम हाब्स के राजनीतिक दर्शन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जो विद्वानों ने कि कथन जो हमने बताए हैं भी, संप्रभु की असीम और निरपेक्ष शक्ति के सिद्धांत से जुड़े हुए हाब्स ने वस्तुतः शासक की निरपेक्षता और सर्वशक्ति को प्रधानता नहीं दी। उसका शक्ति सिद्धांत, जैसा कि प्रोफेसर सेबाइन कहते हैं कि व्यक्तिवाद का अनिवार्य पूरक है। इस संबंध में जो बातें हैं वो हम देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि हाब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है। क्यों हाब्स को ये माना गया है कि उसने व्यक्ति की बात कही है, जबकि हमने समता सिद्धांत में देखा था कि हाब्स का जो सामाजिक समता सिद्धांत हुआ उसमें व्यक्तियों ने एक हाब्स को जो लेवायथन है उसको संपूर्ण अधिकार दिए थे। उसमें व्यक्तिवादिता के लक्षण कैसे हैं देखें। हाब्स के संपूर्ण दर्शन में व्यक्तिवाद की व्याप्ति है। व्यक्तिवाद मनुष्य की सामूहिक जीवन और सामाजिक कल्याण के विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को पृथक पृथक इकाई के रूप में देखते हुए हर व्यक्ति की इच्छा तथा स्वतंत्रता पर जोर देता है। जब हम हाब्स के राजनीतिक दर्शन पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उसकी संपूर्ण दर्शन पर व्यक्तिवाद की छाप है। हाब्स ने अपना दर्शन उस प्राकृतिक अवस्था से प्रारंभ किया जिसमें व्यक्ति पृथक पृथक रहते थे। हाब्स के सामाजिक समतों में व्यक्ति की प्रधानता है। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता किया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता किया। हाब्स ने संप्रभु को समझौते में शामिल न करके अपने व्यक्तिवाद को समर्थन दिया। जो हाब्स का लेवायथन है जिसको हम संप्रभु कहते हैं उसमें वो शामिल नहीं है। इसमें शामिल कौन है? व्यक्ति शामिल है। तो इससे दर्शाता है कि व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया है। दूसरा है समाज और राज्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के साधन है। समाज और राज्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के साधन है। व्यक्तिवादी हाब्स ने समाज और राज्य को व्यक्तिगत उद्देश्य का साधन माना है। उसके दर्शन में उद्देश्य व्यक्ति है न कि समाज या राज्य। राज्य और उसके कानून तभी तक औचित्य रखते हैं जब तक व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेबाइन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाब्स के दर्शन में सामाजिक कल्याण पूर्णतः गायब हो जाती है तथा उसके स्थान पर पृथक पृथक स्वार्थों के कुलयोग की स्थापना होती है। यही प्रत्यक्ष व्यक्तिवाद हाब्स के दर्शन को इस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बना देता है। तीसरी बात करते हैं सुरक्षा के लिए व्यक्तियों को क्रांति का अधिकार। हाब्स के सामाजिक समता सिद्धांत में यदि व्यक्तियों ने अपने अधिकार जो हैं
लेवाइथन को दिए हैं। और यदि लेवाइथन सही तरह कार्य नहीं करता है, लेवाइथन का मतलब राजा यदि सही तरह कार्य नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया, वो उस लेवाइथन को उठा सकता है। हाब्स का राजनीतिक दर्शन व्यक्तियों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संप्रभु के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार प्रदान करता है। संप्रभु कौन है यहाँ? लेवाइथन है, जो एक निरंकुश शासक भी कह सकते हैं उसको। उसको कौन सी व्यवस्था कहेंगे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहेंगे। हाब्स का संप्रभु तभी तक विधेय है जब तक वह राज्य के व्यक्तियों को सुरक्षा देता है। संप्रभु किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता कि वह अपने जीवन का अंत कर ले। उसने सुरक्षा के हित में क्रांति का अधिकार देकर अपने व्यक्तिवादी विचार का प्रतिपादन किया। यहाँ हाब्स कहता है कि जो लेवाइथन है सर्वशक्तिमान है, संप्रभु है, वो किसी के जीवन जीने के अधिकार को खंडित नहीं कर सकता। जो राजा है किसी को मौत की सजा नहीं दे सकता है, या फिर राजा जो है वो किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम आत्महत्या कर लें, अपने जीवन को समाप्त कर लें, क्योंकि उसका जो मूल अधिकार है वो है जीवन जीने का अधिकार। उससे वो राजा वंचित नहीं कर सकता। हाब्स उदारवादी या प्रजातंत्रवादी नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिवादी है। हाब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद की व्याप्ति देखते हुए उसे उदारवाद अथवा लोकतंत्र का समर्थन मान लेना ठीक नहीं है। वेपर के शब्दों में हाब्स उदारवादी या लोकतंत्रवादी नहीं बल्कि एक व्यक्तिवादी था, जिसका कारण यह भी नहीं कि वह व्यक्ति की पवित्रता में विश्वास करता है, बल्कि यह है कि वह संसार को व्यक्तियों से बना हुआ तथा हमेशा व्यक्तियों से ही बना रहने वाला मानता है। अगला है राज्य में केवल संप्रभु और व्यक्ति। जो उसका लेवाइथन है, जो उसमें राज्य बना, उसमें वो महत्वपूर्ण मानता है राजा को और व्यक्ति को। राजा कौन है? लेवाइथन। व्यक्ति कौन है? वो वहाँ की जनता जो हम समझौते में शामिल हुई है। हाब्स का व्यक्तिवाद इस बात से भी सिद्ध होता है कि उसके राज्य में संप्रभु और व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सत्ता को स्वीकृति नहीं मिलती है। व्यक्ति अलग अलग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, जिन्हें शासन और नियंत्रण में बांधने वाली शक्ति संप्रभु है, जो स्वयं एक व्यक्ति है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। आधुनिक युग के व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इस व्यक्तिवादी नीति की कसौटी पर भी हाब्स का राजनीतिक दर्शन खरा उतरता है। हाब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक समझौता करने तथा निवास स्थान या भोजन और जीवन का व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा। उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया, जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। हाब्स ये कहता है कि व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में है। हाब्स का जो व्यक्तिवाद है इस बात से झलकता है कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण करना है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्रताओं, अपनी इच्छाओं का दमन करे। उसे कहीं भी रहने का, कुछ भी खाने पीने का या जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं करने का अधिकार है। वह जो उसका लेवाइथन है
वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। व्यक्तियों की स्वतंत्रता। हाब्स के दर्शन को यथार्थ न समझने वाले कुछ लोग उसे निरंकुशवाद तथा तानाशाही का समर्थन करते हैं, परंतु हाब्स पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। उसने व्यक्तियों की मूलभूत स्वतंत्रताओं को संप्रभु से अछूता रखा है। उसके अनुसार राज्य का व्यक्ति संप्रभु के उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र था। हाब्स से कहता है कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है, निवास करने की, खाने की, घूमने की, पहनने की, अच्छा जीवन जीने की स्वतंत्र अधिकार है, जो उसका लेवायथन है, जो उसका राजा है, जो संप्रभु है, वो इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है, और यदि किसी की स्वतंत्रताओं पर बंदिश लगाता है राजा, तो उस राजा की आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार उसे है, जिसमें उसने उसके स्वयं के जीवन का अंत करने अथवा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने को उससे कहा गया हो। दूसरी बात यह है कि हाब्स के राज्य में जहाँ कानून मौन हो, वहाँ व्यक्ति खुले रूप में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। तीसरा, संप्रभु किसी कायर व्यक्ति को युद्ध के क्षेत्र में जाने के आदेश नहीं दे सकता है, और साथ ही वह उस व्यक्ति को भी युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि राज्य पे संकट आए या युद्ध की स्थिति बनती हो, तो हाब्स किसी कमजोर व्यक्ति को युद्ध के क्षेत्र में नहीं भेज सकता है कि आपको राज्य में जाना होगा। जो किसी कारण से अपने बदले किसी दूसरे को भेज रहा हो, साथ ही हाब्स ने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को खरीदने, बेचने और संविदा करने की सत्ता प्रदान की। सभी व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र में भी स्वतंत्र बनाए गए हैं। उसने संप्रभु को व्यक्तिगत विश्वासों की जांच पड़ताल का अधिकार नहीं दिया है। ऊपर की जो अपने समझ चर्चाएं से ये सिद्ध होता है, जो हमने अब तक जो चर्चाएं की हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि असीमित सत्ता का समर्थन होने पर भी हाब्स मूलतः व्यक्तिवादी हैं। व्यक्तिवाद की छाप उसके समूचे राजनीतिक दर्शन को देखने को मिलती है। उसने लिखा है कि जिस प्रकार घेरों का उद्देश्य यात्रियों को रोकना नहीं बल्कि मार्ग देना होता है, उसी प्रकार राज्य में कानूनों के प्रयोग का उद्देश्य सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर रोक लगाना नहीं, अपितु लोगों को असावधानी और उतावलेपन में अपनी बर्बादी करने से बचाकर सही मार्ग प्रदान करना है। अब हम बात करते हैं आलोचना। देखो, आलोचनाएं, समालोचनाएं हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, क्या यह वस्तुतः ठीक है या नहीं है, इसलिए हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए। जब आलोचना करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो सर्वमान्य सत्य होता है। ये तो तय है कि हमें मानते हैं कि हाब्स जो है व्यक्ति का महत्वपूर्ण समर्थक रहा है, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण जो बात है वो है हाब्स की है व्यक्ति को सपोर्ट करना, उसके जीवन रक्षा की उसको सत्ता प्रदान करना, खाने पीने की सुविधा प्रदान करना, ये चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब आलोचना, देखो पहली बात करते हैं। आलोचकों के अनुसार हाब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन में जानबूझकर व्यक्तिवादी तत्वों को प्रमुखता नहीं दिया है। वह एक सर्वसत्तावादी राज्य की रचना करना चाहता है।
हाब्स का व्यक्तिवाद आलोचकों के मध्य में उसके भौतिकवाद का परिणाम है, न कि एक राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्ति में दिलचस्पी का। आलोचकों के अनुसार ये माना जाता है कि हाब्स का व्यक्तिवाद राज्य के व्यक्तियों के लिए लाभकारी तब होता है जब संप्रभु को सामाजिक समझौते में सम्मिलित करके उससे कुछ शर्तें स्वीकार कराई होती। हाब्स का जो सामाजिक समझौता उसमें व्यक्ति शामिल नहीं, उसमें जो लेवायथन है उससे जो समझौता कर रहे हैं, राजा से समझौता कर रहे हैं, तो वो जो लेवायथन है उस समझौते में वो लेवायथन व्यक्ति नहीं है, वो राजा है। इसलिए लेवायथन को उसमें शामिल नहीं किया। लेवायथन कोई ईश्वर का अवतार नहीं है, वो भी व्यक्ति है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। यह बात सही है कि हाब्स के ने राज्य के व्यक्तियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का जिक्र किया है, परंतु जिस लेवायथन अथवा संप्रभु को उसके कानून निर्माण की शक्ति दी गई है वह दार्शनिक प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ हाब्स ने एक बार लिखा था, बताया कि जो लेवायथन है, राजा है, संप्रभु है, वो समझौते में शामिल नहीं है और वो कभी गलत नहीं कर सकता। वो वही काम कर रहा है जो आप कह रहे हो। तो यदि वो कुछ गलत करता है तो ये उसकी इनकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है, वहाँ के व्यक्ति पे, कि वो चाहते हैं। तो ये सत्य है कि वो व्यक्ति उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हाब्स का व्यक्तिवाद प्रशंसा और उल्लेख का पात्र बन जाता है, जबकि हाब्स द्वारा मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य के कुछ महान गुणों का वेतन दिया गया होता है, लेकिन हाब्स ने मनुष्य अथवा व्यक्ति को सदैव स्वार्थी, झगड़ालू, अहमवादी, है ना, ईर्ष्यावादी तब महत्वाकांक्षी मानता है। जब ये कहता है कि हाब्स का जो मानव है वो झगड़ालू है, ईर्ष्या रखता है, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की तत्पर रहता है, मत्स्य न्याय है, जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, तो फिर ये समझौता कैसे हो सकता है? क्या उन व्यक्तियों में ये जो मानवीय गुण है वो खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ आलोचकों के बावजूद हाब्स के व्यक्तिवाद के महत्व को कम नहीं किया सकता। ये बात सत्य है कि चलो हम मानते हैं कि उसका जो मानव स्वभाव है, व्यक्ति है, वो है, परंतु ये परम सत्य है कि यदि उसने कोई सिद्धांत दिया है तो वो तत्कालीन परिस्थितियों में मान्य भी हो सकता है। उसने राज्य के व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए एक संपूर्ण संप्रभु शासक की रचना की, जिसका नाम है लेवायथन। उसने व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किया है। उसका संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति प्रधान हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में सदा भयभीत रहने वाला तथा सदैव सुरक्षा खोजने रहने वाला हाब्स ने अपने सिद्धांत की रचना व्यक्ति के ताने बाने से की है। इस दृष्टि से हाब्स एक महान व्यक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांतकारी है। आज हमने बात की हाब्स के व्यक्तिवाद की। हाब्स का जो व्यक्तिवाद इस प्रकार झलकता है कि जो समझौता करने वाले लोग हैं वो व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे से समझौता करता है। वह कहता है कि मैंने अपने समस्त अधिकार इस लेवायथन को दिए हैं और तुम भी ये समस्त अधिकार इस लेवायथन को दे दो। इस प्रकार का समझौता उनके मध्य में होता है। लेवायथन इनका संप्रभु होता है, राजा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि राजा इनकी सुरक्षा
इनकी सुविधाओं को बनाए रखता है तो ठीक है। यदि इनकी सुरक्षा और इनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरुद्ध क्रांति करके उस लेवायथन को उठाया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली कक्षा में। जब तक आप सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी से बचे रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर धन्यवाद।